हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 कर रहे हैं। और इसमें हमने डेफिनेशन क्या दी थी, क्या जब गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ सप्लाई होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई होती है तो ये वाला एक्ट लगता है। और इस पर टैक्स कौन लगाता है और कलेक्ट करता है, असेसमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर 24 पॉइंट्स हैं, वो 24 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब पहला है सेक्शन। आपने सबसे बड़ी बात, पॉइंट्स तो आपको आते ही है, हेडिंग भी आपको ही आते हैं, पर आपने सारे अपने ये ध्यान रखना कि जो सेक्शन है ना नंबरिंग वाइज चले हुए हैं, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में किसकी डेफिनेशन दी हुई है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की दी हुई है। मतलब याद करना है कि इस सेक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है। और सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, सेंटर टैक्स। सेंटर टैक्स मीन्स सेंटर टैक्स के बारे में बताया गया है। सेंटर टैक्स मीन्स द टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ठीक है। इसके बारे में प्लीज याद करना है कि इस सेक्शन के अंदर क्या क्या बताया गया है। और सेक्शन 2(3) क्या बताता है, कंटिन्यूस जनरली बताता है कि किसे कहते हैं। सबसे पहले सिंगल और मोर देन 1 टिकट और इनवॉइस, आपको पता है इनवॉइस को तो पता है, इज इशूड एट द सेम टाइम। सिंगल कौन करता है, बाय ए सिंगल सप्लायर। एक सिंगल सप्लायर जो है, सिंगल सप्लायर आपको पता है, ये सप्लायर दूसरी स्टेट में सप्लाई माल कर रहा है तो वो उसके साथ क्या देता है, एक टिकट देता है या फिर ज़्यादा टिकट देता है एक ही टाइम में, या टिकट का नाम दूसरा कह लो, इनवॉइस देता है, ठीक है। बाय द सिंगल सप्लायर देता है या थ्रू द एजेंट देता है ये, ठीक है। और मोर देन 1 सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है। जो एजेंट है बहुत सारी सप्लायर की इकट्ठी आगे सर्विस देता है। नो स्टॉप ओवर। नो स्टॉप ओवर मतलब कि स्टॉप ओवर का मतलब क्या बताया गया है कि ब्रेक द जर्नी फॉर ए सर्टेन पीरियड इन ऑर्डर टू रिज्यूम इट एट ए लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ब्रेक इन सर्विस। पर इसमें क्या है, लगातार जर्नी चली रहेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूस जर्नी की जो डेफिनेशन दी गई है वो कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है, सेक्शन 2(3) में दी गई है। सेक्शन 2(4) में क्या दिया गया है, सेक्शन 2(4) में कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया। कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया ये क्या बताता है, लिमिट ऑफ ए कस्टमर एरिया, कस्टम्स एरिया। ये क्या बताता है, कस्टम्स एरिया के लिमिट्स के बारे में बताता है। सेक्शन 2(4) क्या बताता है, कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये लिमिट्स के बारे में बताता है, ठीक है। सेक्शन 2(5) क्या बताता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, जब सप्लायर दो, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया का सप्लायर है और दूसरे कंट्री में क्या कर रही हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जो गुड्स हैं वो इंडिया से दूसरे कंट्री को जा रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2(5) में बताया गया है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बताया गया है सेक्शन 2(6) में बताया गया है, जिसमें इंडिया जो सप्लाई ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर जो इंडिया का है और जो रिसीव करने वाला है वो इंडिया के बाहर है। और प्लेस ऑफ सर्विस कहाँ दी जाती है, इंडिया के बाहर। मतलब कि इंडिया में हम बैठे हैं और दूसरे कंट्री को हमने सर्विस देनी है, पर सर्विस कहाँ दी जाती है, इंडिया के बाहर दी जाती है। और पेमेंट ऑफ सर्विस, ठीक है, मतलब कि वो फॉरेन करेंसी में मिलेगी ना तो उसको कन्वर्ट करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू। और सप्लाई ऑफ द सर्विस एंड रिसीव द सर्विस आर नॉट मेयरली establishment of a distinct person in accordance with explanation 1 in section 8। तो आपको इतना तो पता चल गया 6 पॉइंट। सेक्शन 2(6) में एक्सपोर्ट और सर्विस क्या होती है, वैसे नाम से ही, इसके हेडिंग से ही पता चल जाता है, ठीक है। फिक्स्ड सेक्शन 2(7) क्या बताता है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, मीन्स ए प्लेस विच इज करेक्टरिस्टेड बाय सफिशिएंट डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा प्लेस जहाँ पर हमने क्या देनी है, परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। जैसे प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर देन रजिस्टर्ड। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ, जो रजिस्टर्ड प्लेस कहा था उसकी प्लेस की जगह अदर प्लेस में हमने सर्विस देनी है। और इसमें ठीक है, इतना आप समझ गए, ठीक है। आगे सेक्शन 2(8), सेक्शन 2(8) के बारे में बताता है, गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 के बारे में सेक्शन 2(8) में बताया गया है। सेक्शन 2(9) गवर्नमेंट।
सेक्शन 29 मतलब गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पर लगता है, कौन इम्पोज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो वो इसके अंडर आता है। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 29 के अंडर आता है। सेक्शन 210 इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मतलब जब हम सामान दूसरे कंट्री से अपने इंडिया में लेकर आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। पर ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 210। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि जो स्टेट के अंडर नहीं आता, ये सब कुछ किसके अंडर आ रहा है? सेंटर के अंडर आ रहा है। अकेला स्टेट नहीं, हम दूसरे पंजाब से सामान लेकर आ रहे हैं, बल्कि हम पाकिस्तान से सामान भी लेकर आ रहे हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो वो भी इस इंटीग्रेटेड GST में आता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 211 इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मतलब कि हमने सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो सप्लायर कौन होगा? सर्विस का दूसरे कंट्री वाला। रिसीव कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। और सर्विस कहाँ प्रोवाइड की जाएगी? हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। सर्विस कहाँ प्रोवाइड की जाएगी? हमारे यहाँ की जाएगी। ये कौन से सेक्शन बताता है? सेक्शन 211 बता रहा है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है। और सेक्शन 212 किसके बारे में बताता है? इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स मीन्स द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड अंडर दिस सेक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 213 इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है, जैसे आपको पता ही है क्या मतलब क्या होता है? ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, अदर पर्सन। इंटरमीडिएट मतलब जो सप्लाई या गुड्स देता है, सप्लाई करता है, जैसे होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो पर्सन बीच में आ जाता है कि मैं दोनों की डीलिंग करवाता हूँ ना, एजेंट हो गया, अदर पर्सन हो गया। हु अरेंज फैसिलिटीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ, जो अरेंजमेंट करता है, ठीक है, बिटवीन 2 मोर पर्सन, है ना, बट डज नॉट इंक्लूड। इसमें के अंदर इंटरमीडिएट में ये लोग ऐड नहीं किए जाते हैं। हु सप्लाई, जो अपने अकाउंट से सप्लाई कर रहा है, मतलब कि कोई क्या, ऐसा नहीं कि मैं कहती हूँ मैं सप्लाई करूँ तो मैं एजेंट हूँ, तो मैं एजेंट थोड़ी हूँ, मैं तो सप्लायर हुआ। एजेंट किसे कहते हैं? जो अपने अकाउंट से नहीं, दोनों के बीच में एक मीडियोकर का काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। ठीक है। ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 213 है। ठीक है। सेक्शन 214 क्या बताता है? लोकेशन ऑफ द रिसीव ऑफ सर्विस। सेक्शन 14 क्या बताता है? लोकेशन ऑफ रिसीव ऑफ सर्विस। हो सकता है किसी हमने सप्लाई की, पंजाब वाले रिसीव कर रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट किया तो दूसरे कंट्री वाले रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो मतलब कि वेयर द सप्लाई इज रिसीव्ड एट ए रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सर्विस। इसके नाम से रजिस्टर्ड प्लेस जो भी है वहाँ पर सप्लाई की जानी है। लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मतलब रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा जहाँ पर सप्लाई रिसीव की जाती है। और थर्ड क्या है? लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिश मोर डायरेक्टली कंसर्न वेयर ए सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट। मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट मतलब रजिस्टर्ड प्लेस पर नहीं, ज़्यादा जगह पर हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द रिसीवेंट, मतलब कि जब हम इन प्लेस के अलावा जब ये नहीं आती है तो यूजुअल मतलब ऐसे ही कहीं कहाँ पर देते हैं? यूजुअल प्लेस ऑफ, जहाँ पर रहता है, जैसे कि जिसने सर्विस रिसीव करनी है उसके रेजिडेंशियल प्लेस पर देनी है। ठीक है। जब ये तीनों नहीं अप्लाई हो पाते तो यहाँ पर आ जाना है। ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा, सेक्शन 214 में पढ़ा लोकेशन ऑफ रिसीव ऑफ सर्विस। ठीक है। जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्री को, तो हमारी तो उसका प्लेस क्या हुआ? 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान का वो प्लेस हुआ। ठीक है, ये समझ लो, क्योंकि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस वहाँ पर होगा ना। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट है, 24 पॉइंट है, तो मैंने आधे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिए। थैंक यू।